खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बात सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार। राखी अरोड़ा। प्रथम चैनल के बारे में ये कहना चाहूंगी कि प्रथम चैनल एक ऐसा चैनल है जो पूरे देश के लिए सब कुछ करता है, देश की सारी खबरें लाता है और अपने इस भारत देश के लिए पूरी आवाज भी उठाता है और सब लोगों के लिए आवाज उठाता है। तो मैं चाहती हूँ इस प्रथम चैनल को बहुत प्राथमिकता दी जाए और मैं वोट देती हूँ और ये बहुत आगे बढ़ेगा ये चैनल, और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। पेश करता वर्ल्ड टूर एंड ट्रैवल। अब दुनिया में कहीं भी जाओ, घर बैठे फ्लाइट की टिकट पाओ। आर्या हॉस्पिटल, पश्चिमी दिल्ली का नंबर 1 हॉस्पिटल। सुविधा हर प्रकार की, अच्छे डॉक्टर, बेहतर इलाज। दुर्गा प्रिंटर, अब लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, वाउचर आदि उचित रेटों में शीघ्र ही संपर्क करें। श्री राम एंड सन प्रोटेक्शन सर्विस, अब सुरक्षा होगी आपकी। बाउंसर, मैन पावर आदि सब एक कॉल पर आपके पास। मुझे गर्व होता है कि जब मैं आम आदमी पार्टी में पहले था, 2016 में मेरे ऊपर हमला हुआ था और माननीय यही राजेश ऋषि जी अपने पूरे एक नहीं, मुझे लगता है कि 400-500 आदमियों के साथ उन्होंने दावड़ी थाना को घेरा था। कहते हैं कि हरिशंकर शर्मा आम आदमी पार्टी का आंदोलन देखकर तभी अनशन पर बैठे हैं। जैसे कि आपने कहा पार्टी का पट्टिकाधारी नहीं, लेकिन सवाल आप पे यह भी उठता है कि आप बीजेपी के भी पार्टी हैं और उनके साथ चलते हैं, तभी आप ये मुद्दा उठाते हैं क्योंकि आपकी आपसी दुश्मनी है आम आदमी पार्टी से, यहाँ के विधायक जी से। आज अगर चणका प्लेस जनकपुरी की बात आती है तो सर कहते हैं ना, जिसकी सत्ता होती है उसका साथ बहुत जरूरी होता है। तो क्या ये हरिशंकर हाथ मिलाएंगे राजऋषि के साथ, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए उनके साथ बैठेंगे? एक पैनल लटक रहा था आपके फेसबुक लाइव पे, छिकारा जी की फोटो भी थी, शायद 1-2 जनों की और थी। तो हरिशंकर को क्यों वहां पे अमर अनशन अकेले करना पड़ा? बाकी कहाँ थे? क्या फोटो चमकाने के लिए पीछे बैनर में थे? ये के तहत हरिशंकर शर्मा ने संकल्प लिया था तो कि मैं बैठूं। हरिशंकर शर्मा ने अगर संकल्प लिया तो पीछे बैनर में उनकी फोटो क्या कर रही थी? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पीछे राजनीति ज्यादा चमकाई जा रही थी। जब डंडे खाने की बात आती है तो हरिशंकर सामने आता है। 8 डिग्री के सेल्सियस में तड़प रहा था, लेकिन किसी की नींद नहीं खुली थी। वहां ना आपके बैनर पे लगी हुई फोटो छिकारा जी दिख रहे थे, नहीं दिख रहे थे मंच पे मुझे। देखिए, क्या वो 1 दिन के लिए आए थे, 1 घंटे के लिए आए थे? क्या मीडिया में चमकने के लिए आए? तो नहीं लगता कि इसमें भी कुछ कमी थी। चाहते अगर टीम पूरी एक होती तो आज जो आपने मुद्दा उठाया था वो सफल होता। प्रवेश वर्मा भाजपा के हैं, इसलिए हरिशंकर जी नहीं बोलते क्योंकि वो बीजेपी की भी पार्टी। सांसद महोदय मेरे रिश्तेदार नहीं है। अगर जनता जो कह रही है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी उसी जनता में से हूँ। मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ, मैं कट्टर एक हिंदूवादी हूँ। हिंदुत्व के लिए ही नहीं, मैं जो भी समाज के ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म के भी लोग हैं, अगर मुझे प्यार से बुलाते हैं और करते हैं तो मैं उनके साथ जाता हूं। वो जनता जो कहती है सच कहती है। इसमें मुझे आपके चैनल में प्रथम एजेंडा में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वाकई में दर्शन, मैं भी दर्शन नहीं कर पाता। जनता की बात छोड़िए, मैं तो समाज से भी आदमी हूं, मुझे भी दर्शन नहीं होते हैं। दर्शन हो भी जाए तो पहचानते भी नहीं होंगे कि आप हैं कि नहीं है। कानून व्यवस्था तो कहीं है ही नहीं है। अगर कानून व्यवस्था होता तो यहाँ आराम से शराब न बिकते, चरस न बिकते, गांजा न बिकते, अवैध कोई काम नहीं होता। सांसद महोदय के अंदर में है प्रशासन की, वो दबाव को डाल सकते हैं। क्षेत्र की बहुत बुरी हालत है, आप भी जानते हैं, इसी क्षेत्र में आप रहे भी हैं। ये तो नहीं पता कि मेरे दर्शन या मुझे बुलाया जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़े सांसद हैं और मैं नहीं चाहता। लेकिन ये क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, इनको इसलिए चुना गया था जनकपुरी के नेताओं को बहिष्कृत करके। ये कहा गया था कि चाणक्य प्लेस कि एक बार किसी नागरिक को अगर चुनाव जिता दिया जाए तो मेरा क्षेत्र स्वर्ग बन जाए। इस क्षेत्र में माननीय विधायक साहब रहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि बेमनस्ता को भूल जाइए, आप याद करिए हमें और कहिए कि जो समस्याएं आप हमारे पास रखिए, मैं उनका साथ दूंगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो बंदा खुद फैक्ट्री चलाता है आज वही अनशन कर। देखिए, मेरा एक मुद्दा था कि मैं इस कॉलोनी का निवासी हूँ, मेरे पास में 10 मर्डर मशीन चलते हैं। आप एक पत्रकार हैं, जाकर के मुझे देख लीजिए। मैं 60 गज के मकान में रहता हूँ, मैं एक छोटी सी पतली गली में रहता हूँ। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है।
प्रथम एजेंडा हर जगह पहुंचता है, क्योंकि प्रथम एजेंडा आपको हर मुद्दे की बात दिखाता है, हर चीज़ से रूबरू कराता है। प्रथम एजेंडा का उद्देश्य है कि हकीकत को सामने लाना। भले ही प्रथम एजेंडा की टीम अयोध्या मंदिर गई थी, यहाँ आ नहीं पाई, एक ऐसा मुद्दा था जो उठा नहीं पाई, आज मुद्दे को उठाने के लिए हम पहुँचे हैं और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको प्रथम एजेंडा की तरफ से कि आप क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के आप उठाते रहते हैं और समाज को परोसने का काम करते हैं। आज से 2 दिन पहले एक आमरण अनशन होता है, वो क्यों होता है वो सब हम आपको बताएंगे। अभी हमने जिससे आप सब रूबरू कराया, इस शख्सियत का नाम है हरिशंकर शर्मा। ये जनकपुरी से चाणक्य प्लेस की कॉलोनी में RWA के प्रधान हैं, लेकिन उससे पहले समाज सेवक भी है, जो जनता के मुद्दों को उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, भले ही गोलियां चल जाए लेकिन डटे रहते हैं। लेकिन ये इंसान डटा रहता है, आवाज़ उठाता रहता है और अभी 2 दिन पहले इंसान आमरण अनशन पर बैठा रहा, डटा रहा, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुली। अंत में इस शख्सियत को उठना पड़ा, क्योंकि आज दिल्ली में 5 डिग्री सेल्सियस ठंड है। ये इंसान अकेला टेंट के नीचे बैठा रहा, आमरण अनशन करता रहा, लेकिन कोई प्रशासन नहीं जागा, कोई नहीं आया, किसी ने आकर पानी तक नहीं पिलाया। अंत में इनका कहना है कि प्रशासन की ओर से एक भाजपा के नेता आए, उन्होंने इनको जूस पिलाया और कहा कि सरकार नहीं जागेगी, आप उठिए, कोई और तरीका निकालना होगा। सारी बात तो नहीं बताऊंगा, सारी बात खुद हरिशंकर जी बताएंगे और आइए सीधा हम आपको सीधा इनसे रूबरू कराते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, हरिशंकर शर्मा क्यों अनशन करना पड़ा? सर देखिए, जैसे आपने अभी मेरा परिचय दिया है, मैं इस कॉलोनी में लगभग 2013 में आया और 2013 में जब मैं आया तो चाणक्य प्लेस में मैंने देखा कि यहाँ पे अवैध शराब का बहुत बड़ा कारोबार था। लोग, माताएं बहनें जब भी निकलती थी वहाँ पे, उनके साथ छीना झपटी होती थी। लोग अवैध शराब पी करके माताओं बहनों पे गिर जाते थे, लोग अभद्र कमेंट करते थे। तो मुझे लगा कि ये हमारे क्षेत्र में इस तरीके से ऐसी गतिविधियां हो रही है तो किसी न किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैंने 2013 में मैंने आवाज़ उठाया और यहाँ के सांसियों के खिलाफ, अवैध शराब के खिलाफ। देखिए, अवैध शराब बिकना और बिकवाना, ये तो जैसे एक सांसी है, अवैध शराब बेच रहा है। मुझे लगता है कि अवैध शराब, वो भी एक इंसान है, वो भी क्राइम कर रहा है। लेकिन जब कोई क्राइम करता है तो पुलिस का दायित्व तो बनता है कि हमें उसे बंद कराएं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, मैंने देखा उनका काम केवल हफ्ता वसूली है। आते हैं, महीने का मंथली ले जाते हैं, बधा हुआ है, और जब कोई शिकायत करता है तो उसको उठा करके पकड़ते हैं और बंद कर देते हैं। और फिर यही पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि मैंने तो, मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया, जज ने छोड़ दिया। लेकिन बेवकूफ़ ये बनाते हैं कि आपने धाराएं कौन सी लगाई, आप धाराएं कौन सी लगाते हैं। शराब बेच रहा है, 2 पौवा शराब आप लेकर के जाते हैं, उस पर छोटा सा धारा लगाते हैं तो जज तो छोड़ ही देगा, वो कोई ऐसा गलत काम कर नहीं रहा है। लेकिन 2013 से मैंने शुरुआत की, 2014, 15, 16 में जाकर के मैं विजयश्री पाई हासिल। जब हमारे पास, जब आपने बताया, मैं गोलियां को तो नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर गोली चलाई गई, लेकिन मेरे ऊपर अवैध शराब बेचने वाले लोग हमारे ऊपर हमला किए थे, बहुत भयंकर हमला किया। सर, अभी आपने कहा गोली, अभी कुछ समय पहले शायद आपके कई परिवार के सदस्य पे कुछ हमला भी हुआ था और आपके नज़दीक यहाँ गोलियां भी चली थी, वो क्या मामला था? गोलियां जो चली थी यहाँ पे, ये एक बिल्डर थे और बिल्डर का काम कर रहे थे। गोलियां मेरे ऊपर नहीं, लेकिन क्षेत्र में अवैध जो काम हो रहे हैं उस पर यहाँ तो आम बात हो गई है गोलियां चलना। और जब एक पत्रकार महोदय ने ही यहाँ के एसएचओ, उस समय जो एसएचओ थे, उनको जब फ़ोन किया, और रिकॉर्डिंग है एक किसी पत्रकार के पास में, कि इस क्षेत्र में गोलियां नहीं चलेंगी, चाकू नहीं चलेंगे, अवैध काम नहीं होंगे, तो कहाँ होंगे। बड़ा शर्म महसूस हो रहा था कि एक एसएचओ ऐसी भाषा का बातें कर रहा है जो अशोभनीय है। अब रही आपकी एजेंडे की बात कि मैं यहाँ का प्रधान हूँ, प्रधान होने के नाते जो मेरा दायित्व बनता है वो मैं सकुशल करने का कोशिश करता हूँ। कि मुझे ये नहीं पता कि कॉलोनी के लोग मेरी सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। और आपको विगत कई वर्षों के पहले याद होगा कि माननीय राजेश ऋषि जी
जो यहाँ के विधायक थे, जब उन्होंने पुलिस प्रशासन को घेरने का काम किया था कि हमें पुलिस को किसी भी तरीके से हमारे दिल्ली सरकार के हाथ में होनी चाहिए, उस समय मुझे गर्व होता है कि यही राजेश ऋषि जी ने हमारे सारे एजेंडे को, हमारे सारे शिकायतों को इन्होंने विधानसभा में रखा था। विधानसभा में कहा था कि एक हमारे क्षेत्र में हरिशंकर शर्मा है जो इन अवैध शराब, अवैध धंधों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, और मुझे लोगों ने बताया कि आज आप विधानसभा में आपकी चर्चा हो रही है, और उन्होंने रखा था। लेकिन थोड़ी सी ग्लानि भी हुई कि जो चीज रखा जा रहा था विधानसभा में, वो क्षेत्र में वो काम नहीं हो पाया। वो थोड़ा सा संतोषजनक बात है कि काम उनको करना चाहिए था। अगर किसी की मुद्दे को लेकर आप विधानसभा में उठा रहे हैं, परंतु आप क्षेत्र में उस पर काम नहीं कर रहे हैं, अगर चाहते तो आप काम करते। सर, अभी इसी मुद्दे को लेकर हमें विधायक जी से बात हुई थी, उनका कहना था कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं आती, वो सुनते ही नहीं है। वो हमारे यहाँ के जो सांसद है, आपने कभी आवाज़ उठाई, सांसद जी के पास गए? क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस अगर हमारी सुन रही होती तो आज हम इसका निकलता। देखिए कि विधायक जी का ये कह देना कि मेरे अंडर में पुलिस नहीं है और पुलिस हमारी सुनती नहीं है, तो ये लाखों जनता ने जो उन्होंने वोट दिया है, उनकी जिम्मेदारी, राजा की तो जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी प्रजा के ऊपर विपत्ति आती है तो क्या राजा पुलिस का इंतजार करेगी? कि पुलिस नहीं अगर जागती है तो मैं कह रहा हूं कि पुलिस को तो जगाना का आपका कर्तव्य है। आपके हाथ में भले ना पुलिस हो, लेकिन आपके साथ जनता तो है। आप जनता, मुझे गर्व होता है कि जब मैं आम आदमी पार्टी में पहले था, 2016 में मेरे ऊपर हमला हुआ था, और माननीय यही राजेश ऋषि जी अपने पूरे एक नहीं, मुझे लगता है कि 400-500 आदमियों के साथ उन्होंने दावड़ी थाना को घेरा था। उस समय एक लहर सी थी, एक आंदोलन चला था बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने घेरा था, और इन्होंने जब हमारे ऊपर हमला हुआ था, इन्होंने पूरी सपोर्टिंग की थी हमारी। और आज भी ऐसे होता है कि जनता उनकी साथ है, तो जनता को लेकर के किसी की मुद्दे को घेर तो सकते हैं। आप सरकार में आप हैं जरूर, लेकिन आपके पास पुलिस नहीं है। लेकिन जब आप आंदोलन कर रहे थे तो क्या आपके पास पुलिस थी क्या? लेकिन फिर भी आपने कई आंदोलनों से विजयश्री प्राप्त की। क्या लोग कहते हैं कि हरिशंकर शर्मा आम आदमी पार्टी का आंदोलन देखकर तभी अनशन पर बैठे हैं? 2 दिन से आप बैठे थे, तो क्या ये सही बात है? देखिए, आम आदमी के आंदोलन को देखते हुए नहीं, लेकिन मैं कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैंने 1 वर्षों में 2013 में जब मैं राजेश ऋषि का कंपनी मैनेजर था और मैं पार्टी में था, और इसमें कोई गुरेज नहीं है कि मैं आम आदमी पार्टी जो आंदोलन करके विजयश्री हासिल कर रही थी, तो अरविंद जी से मुझे बहुत सीख मिली। 1 साल के अंदर में मैंने सीखा उनसे ज़रूर कि हमें जब कोई चीज़ हमारी सुनवाई नहीं हो तो हमें आंदोलन का रूप एक पकड़ना चाहिए शासन प्रशासन को घेरने के लिए। तो उसके लिए अगर कोई जनता कहती है तो मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने अच्छा काम किया था, उन्होंने विजयश्री प्राप्त कराई। अब कोई राजनीतिक मुद्दा उनके साथ क्या षड्यंत्र हो रहा है, उस टॉपिक पे मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ। जैसे कि आपने कहा पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन सवाल आप पे ये भी उठता है कि आप बीजेपी के भी पार्टी हैं और उनके साथ चलते हैं, तभी आप ये मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि आपकी आपसी दुश्मनी है आम आदमी पार्टी से, यहाँ के विधायक जी से। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, मेरी कोई रंजिश नहीं है आम आदमी पार्टी से और न राजेश ऋषि जी से। मैंने 2 वर्ष मैंने अपने परिवार को छोड़ करके मैंने बहुत कुछ राजेश ऋषि के साथ मैंने किया था, और मेरा आज तक पे क्या खोया क्या पाया में मेरा आधा घंटा इंटरव्यू चला था। मेरे बहुत नुकसान हुए थे और मैं उनके साथ था, परंतु मुझे लगा कि हम भटक रहे हैं। और कहते हैं कि मैं बीजेपी का इस समय कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन हिंदुत्व की भावना हमारे अंदर में है, और जो हिंदुत्व की भावना है उसके लिए मैं खड़ा रहता हूं और उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहता हूं। रह गई आम आदमी पार्टी में, तो आम आदमी पार्टी की जो व्यक्तिगत उनकी विचार जो धारा है, मुस्लिम संप्रदाय की तरफ जाना, उनके मौलानों को अच्छी व्यवस्था करना, मैंने आवाज़ उठाई थी कि ये आप किस तरीके से ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर आप मौलाना को दे रहे हैं, अगर आप मस्जिदों में जो वो अपना जो कार्य कर रहे हैं, तो क्या पंडितों को आप देने में आपको गुरेज है क्या? लाखों पंडित बैठे हैं मंदिरों में, आप दोयम दर्जा से व्यवहार मत करो। मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी
जिस तरीके से आंदोलन करके उभरी थी, समाज सेवा की तरह उभरी थी, एक नायक की तरह उभरी थी, वो समाज सेवा कर नहीं पाए। अब झूठ का सहारा लेना शुरुआत किए, जिसके कारण से मैंने छोड़ दिया था। छोड़ने का मेरा मकसद था कि अरविंद केजरीवाल जी इस तरीके से गीता लेकर के जाइए, बाइबिल लेके जाइए, कुरान लेके जाइए, लोगों के बच्चों के सरों पे हाथ रख करके कसम धरवाइए वोट के लिए। तो मैंने ये छोड़ा था कि ये गलत भावना है। मैं किसी के वोट के खातिर किसी बच्चे के सर पे मैं हाथ रख करके कसम नहीं खाऊंगा और न खिलाऊंगा कि आप हमें वोट दीजिए। मेरा कोई राजेश ऋषि जी से रंजिश नहीं है। मेरे को लगता है कि राजेश ऋषि जी को मेरी जरूरत नहीं होगी। 2013 में मेरी जरूरत थी जब वो साथ थे। मैंने अभी आज भी लोग कहते हैं कि हरिशंकर शर्मा ने राजेश ऋषि को हीरो बनाया। मैं 5 विधानसभाओं का मैं संचालन किया हूँ। मैं जनरल सिंह का संचालन करने जाता था, मैं राजेश ऋषि जी का करता था, देशराज राघव जी का करता था, मैं एक प्रीतपाल कालरा साहब थे उनका मैं वहां जाकर के करता था। एक भावना थी, आंदोलन का भावना था, मैं कर रहा था। लेकिन हो सकता है आम आदमी पार्टी को मेरी आवश्यकता न रही हो। चलिए, ये भी देश की सेवा आपने जो बताया, अच्छा लगा सुन के। प्रथम एजेंडा के दर्शक आपको देख रहे हैं। आज अगर चरणका प्लेस जनकपुरी की बात आती है तो सर कहते हैं ना, जिसकी सत्ता होती है उसका साथ बहुत जरूरी होता है। तो क्या ये हरिशंकर हाथ मिलाएंगे राजेश ऋषि के साथ, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए उनके साथ बैठेंगे? नहीं, वो जनता की वास्तविकता मुद्दे को राजेश ऋषि जी कभी पूरा नहीं कर सकते इस क्षेत्र की। अगर करना होता तो दूसरी बार विधायक बने थे। क्षेत्र की अपार समस्याएं हैं। हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था जिस समय, हमने, संजय वालिया साहब ने, मिक्की भूटानी जी, हम एक अंग थे। और मैं आपको बता दूं, राजेश ऋषि जी भले विधायक यहाँ करके बन गए लेकिन 2013 में, लेकिन हम लोगों को भी पता है कि आम आदमी पार्टी में अगर किसी को सही सिस्टम से अगर टिकट दिया जाता तो उसका दावेदार 60 फुटा पे रहने वाला एक अच्छा कार्यकर्ता जिन्होंने शराब की बहुत बड़ी आंदोलन चलाया, उसका नाम था राजीव कुमार। लेकिन उसके साथ आम आदमी पार्टी में धोखा हुआ। जब डब्बे में गुरुद्वारे में जाकर के वहां पर वोटिंग पड़ी, उस वोटिंग में सबसे ज्यादा अगर वोट मिला था तो राजीव कुमार को वोट मिला था, ऋषि जी को नहीं मिला था। लेकिन वहां पर जिस समय हम लोग गए, वहां पर केजरीवाल साहब, कुमार विश्वास जी, संजय सिंह जी, वहां पे लोगों ने इनसे पूछा कि आप पहले कि बताइए कि आप 30-35 लाख खर्चा कर सकते हैं। तो जो मंजू शर्मा थी, राजीव थे ये, और एक जनकपुरी का एक लड़का था, वो लोग पैसा खर्च नहीं कर पा रहे थे। लेकिन राजेश ऋषि जी ने कहा कि नहीं मैं खर्चा कर दूंगा। तो उसी समय सैंक्शन हो गया कि नहीं आप जाइए और आप इलेक्शन की तैयारी करिए, लेकिन ये बताइएगा नहीं। तो वास्तविकता में आम आदमी पार्टी ने राजीव कुमार के साथ, उन आंदोलनकारियों के साथ भी उस समय छल हुआ था और छल करके राजेश ऋषि जी को टिकट दिया गया था। चलिए, प्रथम एजेंडा इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकता क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। ये आपके विचार हैं कि टिकट कैसे मिला। तो जनकपुरी की जनता है, उन्होंने उनको विधायक बनाया, आज वो विधायक हैं। इस मुद्दे पे फिर आएंगे हम। मैं सबसे पहले उस मुद्दे पे आना चाहता हूँ। सर, आपने आमरण अनशन क्यों किया? देखिए, मैं ग्राम प्रधान होने के नाते विगत 1 साल से मैंने देखा कि ये 30 फुटा रोड है जो चर्च से चलता है और आगे तक जाती है। वहाँ पे मैं आपके जैसे ही रिपोर्टिंग मैं भी करता था। मेरा एक सदस्य न्यूज़ चैनल था जो मैं पहले चलाता था, बीच में मैंने बंद कर दिया। तो मैं जब कभी वहाँ कूड़ेदान के पास खड़ा होता था तो माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर के स्कूल के लिए जनकपुरी जाती थी, निकलती थी। तो वहाँ जब मैं लाइव करता था तो माताएं बहनें कहती थी कि बेटा बहुत समस्याएं हैं 30 फुटा रोड की। अवैध गोदाम, पहले जो फैक्ट्रियाँ थी, फैक्ट्रियों में क्या था कि इतनी बड़े वाहन नहीं आते थे, लेकिन वाहन ये जो चावल के, दाल के, गन्ने के, ये दो तीन बहुत बड़े बड़े यहाँ पे गोदाम आए हैं। उन गोदामों के कारण से 20-20 पहिए के, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, 25-25 पहियों के बड़े बड़े अवैध ट्रक, जिनकी एंट्री कॉलोनियों में, रिहायशी इलाकों में नहीं हो सकती, वो आया करते थे। तो लोग परेशान थे। मैं भी कई बार गया, मेरे से भी तड़प झड़प हुआ कि क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन वो कभी उनको नहीं पता था कि भैया आप प्रधान हैं, कौन है। लोग उल्टा सीधा बकवास करते थे, लेकिन मैंने सोचा बकवास से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं निकल जाता था। लेकिन ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। तो लोग शिकायतें करने मेरे पास आते थे RWA प्रधान के नाते। फिर मैंने एक संकल्प लिया कि नहीं, मुझे क्षेत्रीय जनता को लेकर के मुझे अनशन करना चाहिए।
तो हो सकता है कि शासन प्रशासन में बैठे लोग मेरे सुन सकेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा ग्लानि महसूस हुई कि जब हमारे पूर्व मेयर चावला साहब आए मंच पे, उन्होंने बोला कि जो आंदोलन से इस सत्ता में सरकार आई, वो सरकारें आज आप कितना भी बड़ा आंदोलन कर लो उसका कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा। जो उन्होंने कहा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा कई आंदोलन, आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल साहब के सामने बहुत सारे आंगनवाड़ी के महिलाएं 40-40, 50-50 दिन तक वहां पे धरना प्रदर्शन करती रहीं, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन मैंने ये सोचा था कि मुझे RWA की ताकत मिलेगी, लोगों को मिलेगी, जो लोग परेशान हैं उनको, वो लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और उसमें बैठेंगे हमारे साथ में, जिसके लिए मैंने किया कि भैया ये सब होना। लेकिन मुझे पता था कि पुलिस डिपार्टमेंट MCD सुनेगी नहीं, लेकिन सुनाई थोड़ी सी ये हो जाएगी जरूर कि उनका हफ्ता का वसूली जो 2000-3000 रुपया जो मंथली मिलता था, वो हमारे बैठने से पुलिस डिपार्टमेंट का हफ्ता थोड़ा सा वहाँ 2000 से 5000 बढ़ गया, और जो 2-3 हज़ार देते थे 10,000 बढ़ गया। तो MCD और पुलिस का अच्छा काम हो गया, जिसलिए पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही थी कि कर रही थी ठीक है आप आंदोलन करिए। तो अब वो पुलिस डिपार्टमेंट जाती उन फैक्ट्रियों से, उन गोदामों से, कहती भाई तुम्हारे कारण से समस्या बहुत भयंकर हो गई, आवाज़ दिल्ली तक पहुंच रही है, इसलिए थोड़ा सा उनका हफ्ता जरूर बढ़ गया। क्षेत्रीय जनता, कुछ लोग हमें बताना शुरुआत की फैक्ट्री वालों ने कि जहां मेरा 2000 में काम चल जाता था वहां अब थोड़ा सा वसूली ज़्यादा देनी पड़ रही है पुलिस को। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो बंदा खुद फैक्ट्री चलाता है आज भाई अनशन कर रहा है। देखिए, मेरा एक मुद्दा था कि मैं इस कॉलोनी का निवासी हूँ, मेरे पास में 10 मर्डर मशीन चलते हैं। आप एक पत्रकार हैं, जाकर के मुझे देख लीजिए। मैं 60 गज के मकान में रहता हूँ, मैं एक छोटी सी पतली गली में रहता हूँ, न कि मैं बाहर रहता हूँ। मेरे पास में 10 से 12 मशीन है। आप पूरी बिल्डिंग में जाकर के इसकी वीडियो आप ले सकते हैं, और इसी के बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। मेरा एक मकसद था केवल कि मैं ज़रूर एक छोटी फैक्ट्री में चला रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट्री मालिक हैं, मेरी ये लड़ाई थी कि आप रहते कोठियों में हैं, आप बसंत बिहार रह रहे हैं, आप जनकपुरी रह रहे हैं, आप पश्चिम बिहार रह रहे हैं, आप पॉस कॉलोनियों में रहते हैं, और आप फैक्ट्री हमारे एरिया में खोल रखे हैं। आप अपने एरिया में जनकपुरी में क्यों नहीं खोल रहे हैं? आपको वहाँ खोलना चाहिए और आपको वहाँ रहना चाहिए। मेरा मेन मकसद था RWA के नाते कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपने घरों में छोटी फैक्ट्रियाँ, छोटे अपने कारोबार चला रहे हैं और रह रहे हैं, उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे आपत्ति ये थी कि जिनके पास 100-100, 200 लेबर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े गोडाउनें यहाँ पे चल रही हैं, वो यहाँ रहते नहीं हैं। कल से अपना परिवार लेकर के रह ले। जो हम दुख झेल रहे हैं वो दुख तो उनको भी झेलना चाहिए। मेरी इस पे लड़ाई थी। अगर कोई कहता कि मेरी फैक्ट्री है, मैं गली मोहल्ले में रहता हूँ, मेरी 30 फुट में तो फैक्ट्री नहीं है, हमारी गली नंबर 9 में तो फैक्ट्री नहीं है, मैं 60 गज के एक मकान में रहता हूँ। मेरा तो उन 200-200 गज, 500-500 गजों में जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जो गोडाउन चल रही हैं, फैक्ट्रियों की बात की, फैक्ट्रियाँ यहाँ से कई जा चुकी हैं NGT के माध्यम से। माननीय श्री ईश्वर सिंह चिकारा जी ने RWA के माध्यम से 3 साल पहले जब इन्होंने NGT में केस डाला था, उसके तहत हजारों फैक्ट्रियाँ यहाँ से चली गई हैं। अब फैक्ट्रियों का मुद्दा कम, गोडाउन का मुद्दा ज़्यादा आ गया कि जो फैक्ट्रियां गईं उन्होंने बड़े बड़े गोदामों को बेच दिया। और इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें यहाँ के क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे मानिंद लोग हैं जिन्होंने उन्हें बिकवाया और उनको शरण दी। यहीं के लोग हैं, और यहीं के लोग हैं, दुविधा सह भी रहे हैं, दुख भी सह रहे हैं, लेकिन उनकी एक दलाली की एक भावना हो गई है, उनको अच्छा कमीशन मिल जा रहा है, तो इसलिए वो आवाज़ नहीं उठाते, उनको अच्छा पैसा मिल जाता है। वो चाहते हैं कि ये भी गोडाउन वाला बेचे, भागे, तो कोई दूसरा खरीदने आएगा, तो फिर उनको 2-4 लाख 10 लाख रुपए उनको कमीशन मिल जाएगा। फिर तीसरा आएगा, फिर वो समस्याएं पैदा करेगा, फिर उसको बेचेंगे, फिर उनको मिल जाएगा। तो उनका व्यापार अच्छे ढंग से चल रहा है। लेकिन मेरा बैठने का मेन मकसद था कि क्षेत्रीय जनता जो परेशान हो रही है। अब एक बात बताइए आपको, कोई माताएं बहनें किसी की निकल रही हैं और उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, क्या मेरा मानवता नहीं बनता, क्या आपका नहीं बनता कि उनके साथ कोई तकलीफ हो रहा है तो मैं खड़ा करूं? किसी माता बहनों को कोई चाकू लगा दे और उसकी मोबाइल छीन ले जाए, क्या आप बैठ करके खड़े होकर के आप देखते रहेंगे कि मैं इनका सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं इनको बचाने का कार्य नहीं करूंगा? क्या मानवता यही दर्शाती है?
कि लोगों का कहना की चीज़ है कि आप देखिए ना, मैं इतनी छोटी सी पतली गली में रहता हूँ, मैंने यहाँ शराब का जब आंदोलन किया, मैंने एक ही वर्ड में कहा था, या तो शराब बेचने वाला रहेगा या तो मैं रहूँगा, कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। मैंने अवैध शराब बेचने वाले को मैंने ये कहा था, हमने कहा था कि आप या तो मेरा मकान ले लीजिए, गलती से मैंने ले लिया था, और या तो आप बेच करके चले जाइए। समझदार आदमी था, मेरे देखा कि आंदोलन मैंने लड़ा, उसके बाद में हमला भी करवाया, 8-8 10-10 टाँके लगे उसमें। उस टाँकों में, उन आंदोलनों में मेरा वास्तविकता में अगर कहें तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने, क्षेत्रीय के लोगों ने मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। इसमें कोई कहने में कोई गुरेज नहीं। एक सवाल और उठता है कि अनशन तो लंबा चलता है जी, मुद्दे पूरे नहीं हुए, डर गए आप और उठ गए 2 दिन में, कितनी सच्चाई देखिए है? ये हरिशंकर शर्मा डरने वाले नहीं हैं। मैंने प्रण किया था कि मैं इस मुद्दे को, मैं इस आवाज़ को उठाऊंगा, और इसमें आवाज़ में मेरे ही कुछ साथी थे, मुझे ही कुछ गली मोहल्ले के थे, कि जो कुछ मैटर को लेकर के उन्होंने बिगाड़ दिया, बिगाड़ा सर, कुछ। मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले प्रथम एजेंडा नोटिस भी कर रहा था, एक चैनल वाले आपका इंटरव्यू लेके गए थे, एक बैनर लटक रहा था आपके फेसबुक लाइव पे, छिकारा जी की फोटो भी थी, शायद 1-2 जनों की और थी। तो हरिशंकर को क्यों वहां पे आमरण अनशन अकेले करना पड़ा? बाकी कहाँ थे? क्या फोटो चमकाने के लिए पीछे बैनर में थे? वो क्यों नहीं थे? क्या नहीं। हरिशंकर ने जिम्मा ले रखा है वहां पे? बाकी सब अपना प्रचार करते हैं वोट बैंक के लिए। RWA के तहत हरिशंकर शर्मा ने संकल्प लिया था तो कि मैं बैठूंगा। हरिशंकर शर्मा ने अगर संकल्प लिया है तो पीछे बैनर में उनकी फोटो क्या कर रही थी? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पीछे राजनीति ज्यादा चमकाई जा रही थी। जब डंडे खाने की बात आती है तो हरिशंकर सामने आता है, नहीं, जब कहाँ गोली चलने की बात आती है तो हरिशंकर सामने आता है, कहीं लाठी चलती तो हरिशंकर का चेहरा सामने आता है। हम देख रहे थे वहां अकेला एक हरिशंकर ही लेटा हुआ था, जो ठंड में 5 डिग्री के सेल्सियस में तड़प रहा था, लेकिन किसी की नींद नहीं खुली थी। वहां ना आपके बैनर पे लगी हुई फोटो छिकारा जी दिख रहे थे, और किसी का नाम नहीं है, मैं दोबारा देखूंगा उस पे बैनर पे लगा हुआ था, 2-3 जने और थे, वो तो कहीं नहीं दिख रहे थे मंच पे मुझे। देखिए क्या वो एक दिन के लिए आए थे, 1 घंटे के लिए आए थे, क्या मीडिया में चमकने के लिए आए थे? नहीं, ये चमकने की ऐसी कोई बात नहीं थी। RWA के तहत इस क्षेत्र में जो ईश्वर सिंह छिकारा जी भाई साहब काम कर रहे थे, और उसके तहत, और उसके साथ में, उनके साथ में मेरा फोटो लगा था। वो RWA के संरक्षक हैं, मैं प्रधान हूँ, और एक महासचिव का लगा था। महासचिव जी मेरे साथ 4-5 बजे भोर तक मेरे साथ ही सोए हुए थे वहाँ पर, जिनका नाम हमारे महासचिव जो थे वो हमारे साथ सोए हुए थे। ईश्वर सिंह छिकादा जी, एक्चुअली उनका परिवार नेपाल में चला गया था, और वहाँ पे गए हैं 2-3 दिन से, वो घर पे अकेले थे। ये निर्णय ऐसा नहीं था कि ईश्वर सिंह छिकारा हमसे अलग है, और इन्होंने ऐसा, ये कहने के लिए बहुत लोग इस तरीके से कहते होंगे, लेकिन ये मानता नहीं हूँ। पूरे चीज़ों को जो चलाया गया है पूरी RWA के कार्यकर्ताओं के तहत चलाई गई है, और संकल्प मेरा था कि मैं अब बैठूंगा। ये क्वेश्चन प्रथम एजेंडा का होगा, तो नहीं लगता कि इसमें भी कुछ कमी थी? चाहते अगर टीम पूरी एक होती तो आज जो आपने मुद्दा उठाया था वो सफल होता। अगर पूरी टीम एक साथ होती, जहाँ हरिशंकर प्रसाद की जगह पूरी टीम बैठती, तो हो सकता है कि ये सफल होता। जरूरी नहीं है। देखिए, सफल और असफल की इसमें कोई बात नहीं थी। मैं आपको बताऊं, सफलता मेरा उद्देश्य था कि मुझे और समय तक बैठना। वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने जो ज्वाइंट CP को, जनकपुरी को मैंने लेटर थाने को दिया था, और मैंने द्वारिका DCP को दिया था, दावड़ी थाने को मैंने दिया था, महापौर को मैंने मेल डाला था, पुलिस कमिश्नर को मैंने मेल डाला था। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को बाद में पता लगा, SHO को पता लगा कि थोड़ा जिद्दी टाइप का लड़का है, हो सकता है इस आमरण अनशन को ज़्यादा समय तक चला दे, तो उन्होंने सर्वे कर लिया था कि ये समाज हित के लिए करता है और बोलता भी बहुत अच्छा है, और हो सकता है कि ये आंदोलन कहीं ज़्यादा बढ़ जाए, तो हमें रात्रि को जनकपुरी थाना से बहुत प्रताड़ित किया गया। वहाँ से SHO आए, 8-10 पुलिस अधिकारी आए, और बोले कि आप मेरे एरिया से इसे हटा करके आप दूसरी एरिया में चले जाएं आपको। तो मेरी जब उनसे बात हुई कि सर हम तो पीसफुल, हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपने परमिशन नहीं लिया है। तो हमने कहा कि आप ये बताइए कि जो मेन रोड, पंखा रोड पे अवैध रूप से बसें खड़ी हो रही हैं, 11 बजे आप जाइए, वहाँ पर छक्कों का इतना बड़ा आतंक वहाँ पर मचा हुआ है, क्या आपने उनको परमिशन दे रखा है क्या कि आप करिए उनको? मेरा पीसफुली यहाँ पर हमारा प्रदर्शन हो रहा है,
फिर वो घबराए, फिर उन्होंने कहा कि हम आपको कल 11 बजे तक का समय देते हैं, आपका ये आंदोलन ये चाणक्य प्लेस के लिए है, 30 फुटा रोड के लिए जहां आपने अंकित किया है, तो आप उस एरिया में चले जाएं और आप वहां पर करें, हमारे एरिया को आप छोड़ दें। और क्योंकि उसमें मैंने लिखा था कि हमारे ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं ऐसे प्रदर्शन में, क्योंकि मैंने कई बार अनशन, आमरण अनशन अवैध शराब के खिलाफ मैंने पहले भी कर चुका हूं, तो लोगों को दहशत थी। मुझे भी नहीं पता, लोग कहते थे कि दावड़ी थाने के एसएचओ ने किसी दूसरे से पूछा ये कौन व्यक्ति है, ये बीजेपी का है या कांग्रेस का है या आम आदमी पार्टी का है, कौन ऐसा आदमी है जिसके सपोर्टिंग में फेसबुक में देख रहा हूं कि बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप जानते भी हैं कि थोड़ा सा एग्रेसिव बात है, जनता के लिए दिल में प्यार है, जिसके लिए जो काम निगम पार्षद को करना चाहिए, जो काम विधायक को करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि क्षेत्रीय लोगों ने वोट दिया, उनको इस समस्या आरडब्ल्यूए को क्यों बैठना पड़ा। क्षेत्रीय लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे सांसद हैं जिनकी शक्ल नहीं देखी, अब चुनाव आने वाले, शायद उनका चेहरा भी दिख जाए। क्या सांसद का भी मुद्दा बनता है, प्रवेश वर्मा का भी मुद्दा बनता है? अगर जनता ऐसा कह रही तो कोई गलती नहीं कह रही है। तो जनता ये भी कह रही है कि सांसद प्रवेश वर्मा भाजपा के हैं, इसलिए हरिशंकर जी नहीं बोलते क्योंकि वो बीजेपी की भी पार्टी है। इसमें कितनी सच्चाई है ये भी जानना चाहती है। नहीं, मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ कि जनता अगर कहती है सांसद महोदय के लिए, तो सांसद महोदय मेरे रिश्तेदार नहीं है। अगर जनता जो कह रही है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी उसी जनता में से हूँ। मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ, मैं कट्टर एक हिंदूवादी हूँ। हिंदुत्व के लिए ही नहीं, मैं जो भी समाज के ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म के भी लोग हैं, अगर मुझे प्यार से बुलाते हैं और करते हैं तो मैं उनके साथ जाता हूं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जरूर कि मैं आपके हर त्योहारों में शरीक होता हूं, मैं आकर के आपका जहां पे मदरसे है, जहां पर आपका वो चीज़ बना हुआ, मैं आपके पास जाता हूं, तो आप अगर हम भाई मानते हैं तो आप हमारे मंदिर में क्यों नहीं आते। मैं आपके मदरसों में जाके मत्था टेक लूंगा, आप हमारे मंदिर में आके मत्था नहीं टेकेंगे, तो आप हमें भाई कहते हैं और कहते हैं फिर उसके बाद हमारे भाईपन का फर्ज नहीं अदा करते हैं। उसका मैं विरोधी हूं कि आप अगर हमारा साथ नहीं देंगे, भाई कह करके गला लेटने का काम करेंगे, तो मैं नहीं करूंगा। रही सांसद महोदय की, वास्तविकता में जो जनता कहती है इसमें कोई गुरेज नहीं है। सांसद महोदय को यहाँ क्षेत्र में काम करना चाहिए, नहीं करते इसलिए कह रही है। जनता विधायक को भी कहती है, जनता निगम पार्षद को भी कहती है, ये सब काम इनका था। ये लोग राजा हैं, हम प्रजा हैं, मेरा काम नहीं था। ये काम मैंने राजेश ऋषि को भी बता रखा है, नहीं बात करते मेरे से, लेकिन मैंने यहाँ के निगम पार्षद को बता रखा है कि यहाँ इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, निदान तो इनको कराना चाहिए। सांसद तो इतने दूर रहते हैं, वो जनता जो कहती है सच कहती है। इसमें मुझे आपके चैनल में प्रथम एजेंडा में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वाकई में दर्शन, मैं भी दर्शन नहीं कर पाता। जनता की बात छोड़िए, मैं तो समाज सेवी आदमी हूँ, मुझे भी दर्शन नहीं होते हैं। दर्शन हो भी जाए तो पहचानते भी नहीं होंगे कि आप हैं कि नहीं है। तो इसमें जनता जो कहती है वो सर्वप्रति है, जनता मालिक है, जिन्हें राजा बनाने का अधिकार जनता को है, और राजा से प्रजा भी बनाने का काम वही जनता करती है। तो जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता किसी के लिए भी जो कह रही है, जो उसके दिल में होता है, वो उजागर करती है। परंतु थोड़ा सा अफसोस रहा कि जनता, जिस जनता के लिए मैं खड़ा हुआ, वो जनता मैं निष्फल रहा कि मुझे मेरा सपोर्ट नहीं। आखिरी क्वेश्चन जो प्रथम एजेंडा की जनता ये भी कहना चाहती है, हरिशंकर बोले बैठ तो गया, जो पार्टी अनशन से निकली है और उन्हीं के राह पे चल रहे हैं, तो क्या लगता है जो पार्टी अनशन से निकल के पार्टी बनी है, तो वो पार्टी अनशन को अच्छे तरीके से जानती है, क्या वह उस मुद्दों को पूरा करेगी? देखिए, वो पार्टी अनशन से निकली और पार्टी बनी। अनशन से निकल करके पार्टी बनाना और जनता का काम न करना एक अलग मुद्दा है। मैंने आंदोलन करने के बाद भी आज भी गर्व से कहता हूं कि मैं जनता का सपोर्ट के लिए, मैं जनता के काम के लिए करता हूं। ये मुद्दा पहले भी राजेश ऋषि जी को पता था कि इस क्षेत्र में हो रहा है। राजेश जी हमारे यहाँ से, आपको भी पता है, 200-150 मीटर की दूरी पे रहते हैं, लेकिन एक बताइए कि विधायक क्षेत्र में रह रहा हो, ऑफिस उसका उत्तम नगर में हो, लेकिन 12 बजे रात को जनता को तकलीफ पड़ जाए तो क्या उत्तम नगर के ऑफिस का इंतजार करेगा या उनके घर पे पहुंचेगा? उनका दरवाजा आज भी नहीं खुलता है। ये बहुत बड़ा अफसोस। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं उनका विरोधी हूं इसलिए कह रहा हूं। मैंने अगर विरोधी बना तो लोग कहते हैं तो मैं क्यों बना, ये तो राजेश ऋषि को समझना है, उनके परिवार के लोगों को समझना था
कि जब मैंने उस मंच पे उनको हीरो बनाया था तब तो वो मेरे को गले लगा के एक भाई का रूप देते थे। आज ऐसी क्यों दूरियां बन गई? तो राजा का मतलब है कि यहीं 150 मीटर की दूरी पर जितने यहाँ के लोग हैं वो शायद उनके पास नहीं जाते, उससे ज्यादा मेरे पास आते हैं, मुझे प्यार देते हैं। उनसे ज्यादा विधायक की पदवी लोग हमें देते हैं, क्योंकि मैं 12 बजे भी रात, 1 बजे भी रात कहीं जनता का फोन आता है किसी का तो मैं थाने मौजूद रहता हूं, क्योंकि उनके दर्द को समझता हूं, पीड़ा को समझता हूं। इसलिए सर आज भी ऐसा क्यों लगता है कि जब भी हमारी बात होती है जनकपुरी में किसी बच्चे से हो या आप जनता से हो या किसी बहू बेटी से हो, वो ये कहता है कि मावे एन्क्लेव का कोना लेकर अगर 30 फुट रोड तक जाएं तो डर लगता है रात के 12 बजे के बाद। 30 फुट के कोने पे या तो छक्के खड़े रहते हैं, पुलिस प्रशासन नहीं होता, या तो फिर लगता है कि कोई चाकू मार देगा या तो कोई मार देगा। ऐसी वारदात ज़्यादा हुई है। अभी कुछ समय पहले पैसे लेके जा रहा था व्यक्ति इलाज कराने के लिए, उसकी छीनाछाटी हुई। कल सीतापुरी से सामने बंदा खड़ा है, उसकी रेडी लेके भागा जा रहा है, बाइकें चोरी हो रही है। तो क्या ये पुलिस, जो थोड़े दिन पहले बीट अफसर आता था, क्या वो लगता है कि पुलिस प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रही है? कहाँ कमी दिख रही है कानून व्यवस्था में? कानून व्यवस्था तो कहीं है ही नहीं है। अगर कानून व्यवस्था होता तो यहाँ आराम से शराब न बिकते, चरस न बिकते, गांजा न बिकते, अवैध कोई काम नहीं होता। यहाँ पर पुलिस प्रशासन नदारत है और वो चाहती है कि ऐसा कार्य हो। उसका मतलब है, मेन मतलब है। आप कितने दिन की बात बता रहे हैं? अभी परसों मैंने सुना कि जब मैं आंदोलन में बैठा था कि एक आदमी को पार्किंग के अंदर चाकू मार दिया गया। ये एक पूरा हब बन चुका है जहां पे राजेश ऋषि जी रहते हैं। यहां से लेकर के दाबड़ी तक आपने जो इनकी बातें, जो छक्कों की बातें की, वहां पे 11 बजे के बाद आप 30 फुटा से घुस नहीं सकते। 30 फुटा दाबड़ी थाना के अंतर्गत आता है, 25 फुटा पे नहीं घुस सकते, 40 फुटा पे नहीं घुस सकते। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पुलिस वाले जो बीट अफसर हैं वो खुद मिले होते हैं, वो इंतजार करते हैं, छक्के उनको इशारा करके बुलाते हैं ताकि वो जाए, और पीछे से पुलिस ऑफिसर उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन आम जो पब्लिक होती है, लड़के होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और पैसा वसूल करते हैं। बिल्कुल। एसएचओ की ओर से कोई निर्णय नहीं ले जाता, प्रथम एजेंडा थाने जाता है, और वहाँ के जो एसएचओ के जो भी सलाहकार है जो कहते हैं कि साहब अभी अंदर रेस्ट कर रहे हैं। क्या मीडिया के लिए भी साहब रेस्ट करने के लिए बने हैं? क्या उनका जो कमरा बनाया है वो रेस्ट करने के लिए बना है? क्या प्रथम एजेंडा के सामने आने से क्यों बच रहे हैं? क्या एसएचओ अगर बैठे हैं तो कम से कम आम जनता के लिए तो सामने आएंगे? क्यों, किस लिए बने एसएचओ? अगर सरकार ने उनको सीट पर बिठाया है तो क्या आराम करने के लिए बिठाया है? देखिए, अगर हमारा पुलिस प्रशासन ठीक होता, मैं बैठने के से पहले 3 साल पहले, 4 साल से ही हम लोग लेटर दे रहे हैं, ट्रैफिक वाले को लेटर दे रहे हैं, दाबड़ी थाने को दे रहे हैं कि समस्याएं हो रही है। बल्कि देने के बाद, एप्लीकेशन देने के बाद खुद को डर लगता है कि कहीं ये एसएचओ हम लोगों को किसी न किसी मामले में फंसा न दे। और एक बार मैं फंस चुका हूँ। मैं एक एसएचओ को, यहाँ पे वो रिश्तेदार थे प्रवेश वर्मा जी के, और उनके साथ मैंने विजिलेंस में केस डाल दिया, और कुछ ऐसे मेरे बच्चे के साथ किसी का झगड़ा हो गया, और उन्होंने कहा ये मौका बहुत बढ़िया है, हरिशंकर शर्मा को आप फंसा लें। और उन्होंने उसी समय मेरे खिलाफ, मेरे पूरे परिवार के खिलाफ उन्होंने क्रॉस केस कर दिया था। और लास्ट में उनको जब यहाँ से इनका ट्रांसफर हुआ, मैं तो लड़ता रहा, लेकिन मैंने कह दिया था कि मैं आपको एसएचओ बनने नहीं दूंगा, और लास्ट में उनको जाकर के चौकी का इंचार्ज बनाया गया था। बड़ा दुखी होता हूं मैं, कि अफसोस भी है, आपके प्रथम एजेंडा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मुझे आंदोलन के बाद मुझे अफसोस भी बहुत हुआ कि किस जनता के लिए मैं लड़ रहा हूं, जनता के लिए मैं लड़ रहा हूं। और मुझे गुरेज भी नहीं है, कि मुझे अफसोस है बहुत कि मैंने फिर बाद में आकर के, मेरे परिवार के लोगों ने कहा किसके लिए लड़ रहे हो? गूंगे, बहरे, अंधों के लिए लड़ रहे हो, जिनको दिखाई नहीं देता कि एक व्यक्ति 36 घंटा से वहां पर बिना भूखे प्यासे, बिना पानी का वो आमरण अनशन कर रहा है जिस क्षेत्र की जनता के लिए, और वहां पे उनका दायित्व बनता है जाए। अफसोस हुआ, परिवार के लोगों ने कहा कि अब जाने की आवश्यकता नहीं है, इस जनता को ऐसे ही नरक की भावना से छोड़ दीजिए, ये कोई नहीं इनको बचा सकता। मैंने देखा कि जिन जिन लोगों के लिए हमने काम किया, उन परिवारों को आज अफसोस होता है कि मैं किसके लिए लड़ रहा था। बाद में आकर के कहा, यहाँ पर हिजड़ों, वो हिजड़े एक बाहर है ना जो ताली बजाते हैं, और एक मैं इस क्षेत्र के भी नागरिकों को कहता हूं, वो किसी हिजड़े से कम नहीं है। वो तो अपना देह बेच करके वहां खा रहे हैं, और ये लोग मौन हो करके अपने घरों में बैठ करके ना
ये जिल्लत की जिंदगी सह रहे हैं। तो राजेश ऋषि अगर इनके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने पैसा फेंका है, जिन्होंने किया, राजेश ऋषि काम क्यों करेंगे। अभी प्रथम एजेंडा से सोहेल जो प्रवीण कुमार हैं, पार्षद हैं, उन्होंने भी संपर्क भी किया था। उन्होंने कहा था कि एसएचओ कई बार वो लेटर भी लिख चुके हैं इस बारे में। सोहेल ने प्रथम एजेंडा से बोला भी था, वो लेटर की कॉपी भी हमारे पास है, लेकिन तब भी एसएचओ प्रशासन की ओर से कुछ नहीं हुआ। ये मुद्दा आप उठाएंगे, सांसद तक पहुंचाएंगे? देखिए, जब आपको लगता है कि जैसे आपने अब आम जनता की बात की, तो आम जनता सर कैसे सामने आएगी जब आप जैसे बहादुर बंदे पे लाठी चल सकती है, बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ। तो वो जनता के तो परिवार है सर, डरते हैं, वो कुछ बोलेंगे तो कहीं गोलियां ना चल जाए, कहीं मार ना दिया जाए। जब आपको लगता है कि पुलिस काम नहीं कर रही है, जब आप जैसे पे इतना बड़ा कार्रवाई कर सकती है पुलिस प्रशासन, तो जिनको तो यही रहना है सर। नहीं, जनता तो देखिए नहीं निकल रही है, तो आपने बहुत अच्छा बात कही आपने। जनता इसी दहशत के नाते उनके परिवार में चाहे उनको चाकू मार दिया जाए, लगता है कि बेटा 2 रोटी पाना चाहता है, 12 बजे आएगा, उस पर दुश्मनी निकाल दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बातों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये जो हमारा जो दावड़ी थाना है, ये जो बिंदापुर थाना है, इस थानों में पहले कभी भी कोई एसएचओ आते थे तो सबसे पहले RWA के लोगों को, प्रधानों को बुलाया जाता था और मीटिंग लिया जाता था और सपोर्टिंग के लिए बोला जाता था। लेकिन आज जो एसएचओ मैं दावड़ी थाना में 1 साल से एसएचओ धनंजय सिंह जी होंगे, लेकिन मैं अभी तक उनका दर्शन ही नहीं कर पाया हूँ। कभी जाने का भी गया हूँ, उनके दर्शन नहीं हुए। आप अपनी बात करते हैं, प्रथम एजेंडा 3 बार जा चुका है, प्रथम एजेंडा दर्शन नहीं कर पाया है। नहीं, हाँ, नहीं कर पाए, मिलने की कोशिश नहीं किए। कल लोग बता रहे थे कि कोई आदमी, मुझे एक बीजेपी का ही नेता पूछ रहा था कि यार आदमी है कौन, और इसकी बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो बड़ा अफसोस है कि ये सब संज्ञान डीसीपी को भी लेना चाहिए। हमने कई बार हर्षवर्धन साहब डीसीपी को मैंने बताया है, जब एसीपी थे, मुझे याद है कि जब एसीपी थे तब मुझे 100 से 150 लोगों की मीटिंग थी दावड़ी थाने के अंदर। उस समय महेंद्र मिश्रा साहब एसएचओ थे, और मैं जब उनके पास गया कि सर इस क्षेत्र में बहुत बड़ा अवैध शराब हो रहा है, कोई लिख के नहीं देता। मुझे याद है कि यहाँ पर मंगतू राम एक बीट इंचार्ज हुआ करता था, और मैंने सबसे पहले कमलेश बेबी एलिस के खिलाफ, जिसकी आवाज़ राजेश ऋषि जी ने विधानसभा में उठाई थी, मैंने उसके खिलाफ मैंने कहा मुझे 10 मिनट का मोहलत दीजिए, अपने लेटर हेड पे मैंने लिख करके दिया था। और उसके बाद मेरे ऊपर हमले भी हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग चाहते हैं कि, क्योंकि उनका तो हफ्ता है बंधा हुआ है ना, उनको वहाँ से पैसा मिलता है, वो तो चाहते हैं कि शिकायत पत्र कोई दे और उससे मेरी इनकम अच्छा बढ़ जाए। अब अगर आप ये भी चला देंगे आप ऐसी बातों को, तो वो तो और भी ज़्यादा कहेंगे कि इस तरीके से ऐसे बोल रहे थे, तो उनका इनकम स्रोत बंद हो जाए। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि दावड़ी थाने में ऐसे जहाँ थाने हैं, वहाँ पे ये मुझे पता चलता है कि 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया दे करके फिर एसएचओ यहाँ पे प्रमोट होते हैं। तो जो बेचारे पैसे दे के आएंगे तो क्षेत्र से ही तो निकालेंगे, इन माफियों से तो निकालेंगे। नेता जब आ जाते हैं तो एसएचओ क्यों नहीं आ सकते? पैसों का खेल है सर। चलिए, जाते जाते अगर आपसे बात करूंगा तो प्रथम एजेंडा रात हो जाएगी। बस मुद्दे पे आते हैं। इसका कोई मुद्दा निकला, अनशन पे बैठे थे, ये कहाँ तक चलेगा? मुद्दा अनशन ये निकला कि हम सभी RWA के लोगों ने और ये निर्णय लिया, जब मेयर साहब ने कहा कि सरकारें गूंगी बहरी हैं, नहीं सुनेगी, क्योंकि ये आंदोलनकारी सरकार किसी को नहीं सुनेगी, क्योंकि उनको पता है कि आंदोलन करके कैसे लड़ाया जा सकता है। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि उन्होंने कहा कि हमारे RWA के संरक्षक ने कहा कि हम किसी अपने पड़ोसी को, हम किसी अपने बच्चे को या अपने भाई को क्यों यहाँ इस ठंड में मौत के घाट उतारे, भूखे प्यासे बैठाए। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो पहले हमने किया था, जाकर के एनजीटी में केस डाला था, उसी एनजीटी के माध्यम से हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और ये जो गोडाउन के मालिक हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम करेंगे। हम अब कोर्ट के द्वारा हम लड़ेंगे, पुलिस प्रशासन से और एमसीडी से मुझे मदद नहीं मिलेगी, और ये हमें पता है, और जिसके लिए अब हम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाने से पहले एक बार आप प्रवेश वर्मा जी से मिले? प्रवेश वर्मा जी से मैं मिला तो नहीं, लेकिन वहाँ पे मिलने भी नहीं दिया जाता, या वो मिलने भी नहीं चाहते। मिला तो उसे जाता है जो मुद्दे को सुन करके बुला ले और बुला करके कहे कि आप अपनी समस्याएं बताओ। और प्रवेश वर्मा जी बहुत बड़े लीडर है, हम लोग तो छोटे छोटे प्रधान हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि प्रवेश जी
मनोज तिवारी जी या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग हमें बुलाने का काम करेंगे या क्षेत्र जनता की समस्याओं का निदान करने की बात करेंगे, ये भी बहुत बड़ा अफसोस है। जैसे कि आम जनता ने प्रथम एजेंडा को कहा कि हरिशंकर जी से क्वेश्चन पूछना चाहिए, हमने कमेंट भी देखे कि ये बीजेपी की भी पार्टी है। अब तो आपने सुन लिया होगा, ये किसी पार्टी के साथ नहीं है, एक आम आदमी है और एक आरडब्ल्यू के प्रधान होने के नाते एक मुद्दा उठाते हैं और आम जनता के बीच जाते हैं। आम जनता को भी इनके साथ आना होगा। मैं तो इतना कहूँगा कि अगर हमारे विधायक जी हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे सांसद साहब देख रहे हैं और हमारे निगम पार्षद जो इस इलाके के हैं देख रहे हैं, तो आइए सामने, क्योंकि आपसे बैठ जो भी हो, लेकिन ये आम जनता के लिए काम करना होगा, क्योंकि ये आम जनता की वजह से आज आप सत्ता पे बैठे हैं। आम जनता ही आपको सत्ता में बिठाई है, आम जनता ही आपको गिरा सकती है, क्योंकि आम जनता जानती है कि जैसे आपके घर बहू बेटी है, हमारे घर भी बहू बेटी है। अगर वो किसी मुद्दे को उठाएगी, या तो उन पे गोलियां चल जाएगी या तो उन पे चाकू चल जाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। पुलिस प्रशासन तभी करेगा जब आप सामने आएंगे, एकजुट हो जाएंगे। अगर आप यूं ही लड़ते रहेंगे कि मैं आम आदमी पार्टी का, मैं कांग्रेस का, मैं भाजपा का, आपस में एक दूसरे पे मुद्दे लड़ते रहेंगे, तो ऐसे जनता, ऐसे पब्लिक कहाँ जाएगी? और इस मुद्दों को हल करना होगा। बने रहिए हमारे साथ। प्रथम एजेंडा में फिर हम आपको एक ऐसा मुद्दा लेके आएंगे जो दिखाएंगे जिसका सीधा असर जनता का नेता तक जाएगा। नमस्कार।